Welcome, my dear students. In this session, we are going to do a few practice questions on the topic of variation. And if you have not already watched the previous session, जहाँ पे कि variation का हमने concept discuss किया है, तो मैं टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा. सबसे पहले उस वीडियो को चेकआउट करो, उसके बाद में इस वीडियो पे आओगे, क्वेश्चंस को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है. सो सबसे पहले उस वीडियो को चेकआउट करो. अगर अब तक नहीं किया है तो कर लिया है तो वेल एंड गुड. कंटिन्यू करते हैं. And if you've not already joined the Telegram channel, then join the Telegram channel Mathological, and you can also join the Telegram group CAT-ZAT MBA, or can message me in case if you have any query or concern regarding your preparations. बहुत बार डाउट होता है तो ADITYAKT, माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी, तो मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली भी. और अगर चैनल को देख रहे हो, लगातार वीडियोस को देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद द कंटेंट. ओके. सो इन दिस चैनल दे विल बी गेटिंग अनपैरेलल कंटेंट ऑन फॉर कैट प्रिपरेशन. ठीक है. अभी क्वांट का सिलेबस हम अपलोड कर ही रहे हैं, तो क्वांट में धीरे धीरे बाकी टॉपिक भी अपलोड होते जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज है जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन से, और फिर इसके बाद में बाकी और टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 1. X varies directly as y square, and when y is equal to 12, x is equal to 4. So we have to find the value of x when y is equal to 18. x डायरेक्टली वेरी कर रहा है y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर. ये तो कह रहा है क्वेश्चन. ठीक है. सो या तो हम इक्वेशन बना लें. इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स y स्क्वायर, और फिर हमें वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू हम 12 पुट करें तो यहाँ से k निकल सकता है. x को 4 पुट किया, ये पता नहीं है, कहीं तो निकालना है, और 12 का स्क्वायर, तो k आ जाएगा हमारा 4/12 स्क्वायर इज 144. तो दैट इज नथिंग बट 1/36. तो k की वैल्यू 1/36 आ गई. तो वी हैव टू फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 18. पुट कर देते हैं वैल्यू. तो x हमें पता लगाना है व्हेन y इज इक्वल टू 18. k है 1/36 और y अगर 18 है तो 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18/36. तो x विल बी इक्वल टू 9 ओनली. 9 आ जाएगा आंसर अपना. बट इंस्टेड ज़्यादा बेटर चीज़ क्या होगा, सिंस वी नो कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, और डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा. इसका रेशियो x और y का रेशियो नहीं, क्योंकि x y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. x और y स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट होगा, x अपॉन y स्क्वायर कांस्टेंट होगा. फर्स्ट केस में x आ रहा है 4, y स्क्वायर आएगा 12 का स्क्वायर, और सेकेंड केस में x पता नहीं है, वही निकालना है, और y स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा. तो 4/12 इंटू 12 विल इक्वल टू x अपॉन 18 इंटू 18. तो 4 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 12 36 हो गया. यहाँ पे बचेगा 9. सो x मस्ट बी इक्वल टू 9 ओनली. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन कंप्लीट. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. a is directly proportional to b, b is inversely proportional to c, c is directly proportional to the square of d, and d is directly proportional to the cube root of e. So if we have to assume that all of these are positive integers, so question पूछा है if a is increasing तो e पे क्या फर्क पड़ेगा, whether e will increase or decrease or remains constant, or we cannot determine कि e पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता. तो उसमें फिर डी मार्क कर देंगे. ठीक है. पॉज करो वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, फिर इसके बाद में सॉल्यूशन देखो. क्वेश्चन कह रहा है a is directly proportional to b. What does that imply? कि अगर a directly proportional to b है, और क्वेश्चन हमें एंड में यही कह रहा है ना कि a को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो अगर हम a को इंक्रीज करेंगे तो b भी क्या होगा, इंक्रीज ही तो होगा, b भी इंक्रीज होगा. Isn't it so? फिर हमें कह रहा है b is inversely proportional to c, यानी कि b is proportional to 1/c, और a को इंक्रीज करने का फर्क ये पड़ रहा है कि b भी इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिवली. तो अब सेकंड वाले में हम कह सकते हैं कि b is increasing, इफ b इज इंक्रीजिंग तो c पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल c पे उल्टा फर्क पड़ेगा, c तो डिक्रीज होगा भाई, डिक्रीज होगा. एंड देन c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d, d स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो जो जिस डायरेक्शन में c जा रहा है, c इज डिक्रीजिंग, तो d स्क्वायर भी अपना डिक्रीज करेगा, तो d भी डिक्रीज करेगा. c इज डिक्रीजिंग तो d स्क्वायर डिक्रीज करेगा, और d स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है तो d भी डिक्रीज ही करेगा. ठीक है. और फिर अपना आ रहा है कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ e. अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो अगर d हमारा डिक्रीज कर रहा है, जो कि डिक्रीज कर रहा है,
तो डेफिनेट सी बात है कि ई का क्यूब रूट भी डिक्रीज करेगा, एंड अगर ई का क्यूब रूट डिक्रीज कर रहा है तो ई भी डिक्रीज ही करने वाला है। इफ ई का क्यूब रूट इज डिक्रीजिंग तो डेफिनेटली ई भी डिक्रीज ही करेगा। क्या यहाँ पे देख पा रहे हो, पहला वाला जो हमारा रिलेशन है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। फिर सेकंड रिलेशन बी और सी का वो इनवर्स है। थर्ड रिलेशन अगेन डायरेक्ट है, एंड फोर्थ रिलेशन भी तो डायरेक्ट ही है। और सीक्वेंस में है ए से बी से सी से डी एंड डी से ई। तो पहला डायरेक्ट है, यानी कि जो ए पे फर्क पड़ेगा वही बी पे फर्क पड़ेगा, तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। इफ ए इज इंक्रीजिंग बी विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट वाला इनवर्स है तो यहां फर्क पड़ेगा, यहां चेंज आएगा। ठीक है, यहां तो सी का ए इंक्रीज किया, बी भी इंक्रीज किया, बट यहां पे अगर बी इंक्रीज करेगा तो फिर सी डिक्रीज करेगा, इनवर्स है क्योंकि दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। अगेन फिर डायरेक्ट है, डायरेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सी डिक्रीज कर रहा है तो डी भी डिक्रीज ही करेगा। और नेक्स्ट फिर से डायरेक्ट है तो डी डिक्रीज कर रहा है तो फिर ई भी डिक्रीज ही करेगा, यानी ए तो इंक्रीज करेगा बट ए के इंक्रीज की वजह से ई हमारा डिक्रीज करने वाला है। और क्यों ऐसा होने वाला, बिकॉज देयर इज वन इनवर्स रिलेशनशिप। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप से डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद ही डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन तुम्हारी सेम ही रहने वाली है। बट जैसे ही इन्वर्स करोगे तो तुम्हें एरो को पलट देना पड़ेगा। एक बार हमने पलटा, एक बार इन्वर्स किया तो ए इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डेफिनेटली ई विल बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही कितने ही वेरिएबल्स हो जाते, बट हमें सिर्फ इतना चेक करना था कि उनमें से कितने केसेस में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, और सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में आनी चाहिए, एक चेन में आना चाहिए कि ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे एंड डी से फिर ई पे, तभी ये चीज वर्क करेगी। अगर ए से बी पे गए फिर अपन डी से बी पे पहुंच गए तो कहानी अलग हो गई, फिर पहले उसको चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आएगा कि ए इज इंक्रीजिंग एंड हेंस ई विल बी डिक्रीजिंग। इक्वेशन बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में इसलिए हमने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई करना था कि ए के चेंज से ई पे क्या चेंज आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ विनय is directly proportional to the square root of his age. Height of winner is directly proportional to the square root of his age. Height को अगर हमने h मान लिया, h is directly proportional to the square root of the age. age को a मान लेते हैं, तो इक्वेशन यहां से बन जाएगा कि height is equal to k times the square root of a. ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द हाइट ऑफ विनय एट 16 years. 16 years पे हाइट पूछ रहा है, when it is given that he is 4 feet tall at the age of 9 years. एक केस में हमें उसकी हाइट और एज बोथ आर गिवन, एंड इन सेकंड केस एज इज गिवन, हाइट इज बीइंग आस्क्ड। तो अगेन क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो वी नो कि रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा, और रेशियो किसका कांस्टेंट होगा, हाइट और एज के स्क्वायर रूट का रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, दिस विल बी कांस्टेंट। फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, जो हमें गिवन केस है वहां पे क्या आ रहा है, हाइट है 4 फीट और स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा, एज है 9 years तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। और सेकंड केस में हमें हाइट तो पता लगानी है बट एज इज 16 तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो दिस विल बी आवर इक्वेशन। क्लियर, ठीक है, सॉल्व कर लो। सो दिस विल बिकम 4/3 इज इक्वल टू h/4, तो h विल बी इक्वल टू 16/3। 3 से 4 टाइम्स गया, सॉरी 5 टाइम्स गया, 5 and 1/3, तो 5 and 1/3 फुट हमारा आंसर आ जाएगा। और क्लियरली सिंस 1 फीट हैज 12 इंचेस, तो 1/3 फुट में कितना हो जाएगा, 12/3 विच इज इक्वल टू 4 इंचेस। तो आंसर विल बी 5 feet and 4 inches, ऑप्शन बी, 5 feet and 4 inches। क्लियर, ओके, ये छोटी छोटी डायमेंशन है जो पता होने चाहिए। 1 फीट में 12 इंचेस हो गए, और 1 इंच में वी विल हैव 2.54 सेंटीमीटर्स। ओके, 1 फीट हैज 12 इंचेस and 1 inch has 2.54 centimeters. Next question, x, y and z are 3 quantities and x varies inversely with y. X is proportional to 1 by y, and when z is constant, x is proportional to 1 by y when z is constant, and y varies inversely with z when x is constant. So y is proportional to 1 by z. अब पहले एक्सप्रेशन में दिया है x is proportional to 1 by y, सेकंड में है y is proportional to 1 by z। अब दोनों को साथ में हम तभी कोलेट कर पाएंगे जबकि दोनों में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हमारा एक ही वेरिएबल हो। तो क्या हम कह सकते हैं इफ x is proportional to 1 by y, यानी कि x अगर y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y भी तो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि y will be proportional to 1 by x। अब हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, सिंस फर्स्ट में y is proportional to 1 by x एंड इन सेकंड एक्सप्रेशन y is proportional to 1 by z,
तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x इंटू 1/z, यानी कि वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन x इंटू z। एंड इफ दैट इज सो, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक ही साइड पे लेके आ जाएंगे, तो y x z यानी कि x y z का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यूज, सो x y z हमारा कांस्टेंट आने वाला है। फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, y इज 8, z इज 7, x इज 30, तो 30 इंटू 8 इंटू 7 एंड दैट विल इक्वल टू x पता नहीं इंटू 16 इंटू 21। तो 8 से 2 टाइम्स जाएगा, देन 7 से 3 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 3 6 से, दिस विल बी गोइंग 5 टाइम्स, तो x आ जाएगा अपना इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट। तो एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है चलना, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, सो t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया है बॉडी ने। ओके, एंड इट इज गिवन दैट distance traveled, let us say distance traveled is d, and d is directly proportional to the square of the time elapsed from the start. So d is proportional to t square. अगर d हमारा टोटल टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है फॉर टाइम t, तो d is proportional to t square. फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा बता रहा है, if the distance traveled in the first 5 seconds is 50 meters. तो फर्स्ट 5 seconds में when t is equal to 5, d is equal to 50 meters. पुट कर दो एक्सप्रेशन में, तो d इज प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, यानी कि d आ जाएगा इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर। ओके, फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड्स नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 13th सेकंड पूछ रहा है, यानी कि 13th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बॉडी चलना स्टार्ट किया था टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और 13 सेकंड्स में दिस वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट अस इसको लिखते हैं d13। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d13, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड्स बाय द बॉडी, और 12 सेकंड्स में लेटर से ट्रैवल किया है दिस मच डिस्टेंस, तो लिख दिया d12। तो डेफिनेटली 13th सेकंड की डिस्टेंस ट्रैवल तो ये होगा, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 13th सेकंड। इजंट इट सो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 13th सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो कांस्टेंट k की वैल्यू निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। d की वैल्यू 50 है, t इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू k इज इक्वल 50, तो k आ जाएगा 50 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25, तो 50 अपॉन 25, k इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इक्वेशन बन गया d इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड, तो दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड्स। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13 सेकंड्स आ जाएगा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड्स आ जाएगा 2 इंटू 12 का स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, so this will become 2 into 25 into 1, which is equal to nothing but 50 meters only. तो 13 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस भी 50 मीटर्स के बराबर ही होगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ 13 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस पूछता तो इजी आंसर होता हमारे 2 इंटू 13 स्क्वायर 2 इंटू 169, दैट इज इक्वल टू 338 मीटर्स। क्लियर है? बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x varies directly as y square plus z square, and at y is equal to 2 and z is equal to 3, the value of x is 26. Find the value of x when y is equal to 1 and z is equal to 5. तो x हमारा प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के, तो वी कैन से इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वी कैन से क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट होगा।
फर्स्ट केस में x इक्वल 26 है और y स्क्वायर आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 26 अपॉन 4 प्लस 9 विच इज इक्वल 26 अपॉन 13, तो 2 आ रहा है रेशियो का वैल्यू। सेकेंड केस में भी यही सेम होगा, x फाइंड आउट करना है और y स्क्वायर आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, तो x अपॉन 1 प्लस 25 यानी x अपॉन 26 इज 2, तो x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 26 विच इज इक्वल 52, तो आवर आंसर विल बी 52 इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three quantities A, B and C are such that when A is kept constant, B varies directly as C. So if A is kept constant, B is proportional to C. And when C is kept constant, A varies inversely as B, यानी कि A is proportional to 1 by B. Again combine करना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल ही लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा, यानी कि if A is varying inversely with B, तो B is also varying inversely with C. ठीक है, यानी कि B is proportional to 1 by A. आप कंबाइन कर सकते हैं, सो B is proportional to C upon A. So B is equal to K into C upon A, or we can write that A by C into B, यानी कि AB by C is constant, A into B by C is constant. Initially A was at 5 और A, B और C की वैल्यूज हमें गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो भी बड़ा वैल्यूज दे ही देगा। A B C का जो रेशियो है दैट इज 1:3:5 और A 1 यूनिट है और 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो डेफिनेटली हमारा C आ जाएगा 25 और B आ जाएगा 15। 5, 15 एंड 25 ये वैल्यूज आ जाएंगे ए बी और सी की। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ बी इक्वल्स 9 एट कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी का मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सी जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू अब भी है। क्या बात समझ पा रहे हो? सी की जो वैल्यू हमारी पहले दी थी वही सेम वैल्यू अब भी गिवन है, सी की जो वैल्यू पहले थी वही सेम वैल्यू अभी भी हमें गिवन है। तो क्या करोगे यहाँ पे ए बी बाई सी निकाल लोगे, ए बी बाई सी की वैल्यू क्या आने वाली है, दिस विल बी इक्वल टू ए आ रहा है 5, बी आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू बी 9 है, ए पता नहीं है और सी हमारा कांस्टेंट है यानी सी अभी भी 25 है, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए विल बी इक्वल टू 5 into 15 which is 75 by 9 which is 25 upon 3 and hence 8.33, this will be our answer, option B. क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? अब देखो इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी बात को और समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा लगाया। क्या तुम्हें ये चीज फील हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड में हमसे क्या बात कर रहा है कि एंड में क्वेश्चन हमसे यही तो कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ बी इक्वल्स 9 एट कांस्टेंट सी, यानी कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो क्या है कि सी कांस्टेंट है। तो अगर सी कांस्टेंट है तो सी की टेंशन ही नहीं लेते हैं, क्वेश्चन यही तो बता रहा है हमसे कि व्हेन सी इज केप्ट कांस्टेंट ए वेरीज इनवर्सली एज बी, तो सिर्फ इस पे फोकस करो। तो व्हेन सी इज केप्ट कांस्टेंट ए वेरीज इनवर्सली एज बी, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 by b if c is constant, और c कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो c कांस्टेंट है तो a इज प्रोपोर्शनल टू 1 by b, यानी कि a इनटू b कांस्टेंट रहेगा अगर c कांस्टेंट है तो पहले वाले केस में a इंटू बी क्या है, a इंटू बी, फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 5 और b 15 है तो 5 इंटू 15, और सेकेंड केस में b गिवन है, a की पता लगाना है तो a इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 15, यानी कि a आ जाएगा इक्वल टू 75 by 9। बाकी तो कहानी समझते ही हो। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर हमें क्वेश्चन सिर्फ कांस्टेंट सी पे ही वैल्यू पूछ रहा है तो फिर पूरी बाकी कहानी करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें दोनों प्रोपोर्शनलिटी रेशियोज को साथ में कंबाइन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज एक से ही हमारा काम चल रहा है, एक से ही हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, कई बार क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी दी होगी जिसको सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं होगा, तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है और अवॉइड तभी कर पाएंगे जब हमने ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस किया हो जहाँ पे हमने उन इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना सीखा हो। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो अगर कॉस्ट को मान लेते हैं सी, कैपिटल सी, दैट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेट। तो अगर वेट डब्ल्यू है तो कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू का स्क्वायर। वंस द डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस, तो एक डायमंड था जो कि 4 पीसेस में ब्रेक कर गया और वेट्स का रेशियो है 1:2:3:4, and when the pieces were sold the merchant got rupees 70,000 less, so you have to find the original price of the diamond।
और थिंक अबाउट इट, हमें रेशियो गिवन है वेट्स का, बट कहीं पे भी और वेट यूज नहीं हुआ है, यानी कि हमसे आंसर में वेट नहीं पूछा है, हमें कहीं और वेट की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम वेट क्योंकि रेशियो में गिवन है उसको कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट हमारा प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर है, ठीक है। और जो भी हम वैल्यू एज्यूम करेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे, तो ऐसा उस पर कॉन्स्टेंट ही मल्टीप्लाई होगा, इजंट इट सो? तो लेट अस अज्यूम कि जो टोटल वेट है हमारा, रेशियो क्या है वेट का, 1 2 3 4, दिस इज द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ द 4 पीसेस। तो मान लिया जो पहला वाला पीस है उसका वेट है 1 ग्राम, सेकेंड पीस का वेट है 2 ग्राम, थर्ड पीस का वेट है 3 ग्राम, और फोर्थ पीस का वेट है 4 ग्राम। तो इफ दैट इज सो, टोटल वेट क्या आ जाएगा? अगर ये ब्रेक नहीं हुआ था डायमंड, तो टोटल वेट क्या आता? 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 ग्राम्स, टोटल वेट आता है 10 ग्राम्स का। और कॉस्ट हमारा वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि 10 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो अगर 10 ग्राम्स हमारा कॉस्ट है, 10 ग्राम्स हमारा वेट है, तो वेट का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगा, 100 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 ग्राम वाला डायमंड पीस, 4 का स्क्वायर यानी 16 यूनिट्स आ जाएगा। 3 ग्राम वाले का कॉस्ट आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 यूनिट्स। 2 ग्राम वाले का कॉस्ट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यूनिट्स, और 1 ग्राम वाले का 1 का स्क्वायर यानी कि 1 यूनिट ऑनली। तो ये कॉस्ट की वैल्यू आ गई हमारी, इजंट इट सो? आप चाहे तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कांस्टेंट, तो 100 के आ गया हमारा टोटल वैल्यू। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ होता अनब्रोकन डायमंड का, 16K फॉर द 4 ग्राम पीस, 9K फॉर द 3 ग्राम पीस, 4K फॉर द 2 ग्राम पीस, एंड 1K फॉर द 1 ग्राम पीस। आइडियली तुमको के की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने के इनिशियली नहीं माना था, बट तुमको अगर समझने में प्रॉब्लम आए तो के साथ में ले लेना, ठीक है। समझने में प्रॉब्लम है तो के को साथ में ले लेना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट ₹70,000 लेस। तो ये नुकसान क्यों हुआ उसका? क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इन पीसेस का देखो कितना आ रहा है, 1 + 4K + 9K + 16K, तो 16 9 25 + 5 30K इज द कॉस्ट। और यहाँ पे 100K कॉस्ट था, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 30K 100K में 70K का डिफरेंस है, एंड दिस 70K इज इक्वल टू नथिंग बट 70,000, यानी कि K इज इक्वल टू 1000 आ रहा है। या फिर 70 यूनिट अगर 70,000 होता तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000, इजंट इट सो? क्वेश्चन पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100K है, क्या आ जाएगा? ओरिजिनल प्राइस विल बी 100K ओनली, लिटरली 100K ही आ रहा है, बिकॉज K इज इक्वल टू 1000, तो 100,000 आ जाएगा, विच इज 1 lakhs। So this will be our original price, option C। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सेशन। आई बिलीव सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और इन क्वेश्चंस को अगर तुमने कहीं पे किसी क्वेश्चन में अटके हो तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना, अगर पसंद आया सेशन अप्रिशिएशन करना, फीडबैक देना अपना, जो भी तुम्हारा फीडबैक है, ठीक है, जैसा ही फीडबैक है। कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई तुम्हारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है अपने एंड पे, तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करके वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज मैसेज मी टेलीग्राम एट ADI TYAKT, और मैथोलॉजिकल ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना। ऑल्सो शेयर द सेशन विद अदर्स एज वेल who are preparing for CAT and other examinations, and subscribe to the YouTube channel. Bye bye, take care, keep watching, keep learning.